हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं। वह भाषा है, अपने मन के विचारों का आदान प्रदान भाषा है। चाहे वह हम किसी भी तरीके से करें, अर्थात या तो हम अपनी बात को बोलकर किसी को बताएं कि हमें ये परेशानी है, या हमें ये खुशी है, या हमें ये दुख है। अपने मन के विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रस्तुत करना मौखिक भाषा का रूप है। और अपने मन के विचारों को या भावनाओं को लिखकर किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करना या लिखी हुई बात को पढ़कर समझना लिखित भाषा का रूप है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा को दो भागों में बांटा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो आइए इस भाषा पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते। यह है हमारा पाठ एक, भाषा। यहाँ चित्र में एक बच्ची मम्मी से बात कर रही है। मम्मी, आज आप खुशी से झूम उठोगी। अब माँ कहती है क्यों? तो बच्ची क्या बताती है? मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आई हूं, अर्थात वह फर्स्ट आई है। मम्मी कहती है सच में? अर्थात माँ बड़ी खुश होती है। कविता वाचन प्रतियोगिता में पहला स्थान पाकर घर लौटी रेनू ने खुशी से मम्मी को आवाज लगाई और कहा, मम्मी आज आप खुशी से झूम उठेंगी। मम्मी ने पूछा क्यों? पूछने पर उसने उत्साह से भरकर अर्थात खुशी से भरकर वो बोली, मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आई हूं। यह सुनकर मम्मी के मुंह से निकला सच, और उन्होंने रेनू को गले से लगा लिया। क्योंकि एक माँ का जब बच्चा, कोई भी बच्चा प्रथम स्थान किसी भी क्षेत्र में लाता है तो माँ से ज्यादा कोई भी गौरवान्वित अपने आप को महसूस नहीं करता। लेकिन यहाँ पर उस बच्चे द्वारा कहे गई बात एक मौखिक भाषा का रूप है। उसने अपने मन के भावों को, उससे उत्साह के भावों को, खुशी की भाव को बोलकर प्रकट किया। सरस के दादाजी ने उसे एक पर्ची पर अखबार का नाम लिखकर दिया और सामने की दुकान से अखबार मंगवाया। सरस जब दुकान के पास गया तो उसने पर्ची पढ़कर उसे अखबार दिया। सरस अखबार लेकर दादाजी के पास वापस आ गया। यहाँ पर देखो, आपने पहले उदाहरण में रेनू ने मम्मी से बोलकर तथा सुनकर एक एक दूसरे की बात को समझी। रेनू और माँ आपस में बात कर रहे थे। रेनू ने अपनी बात कही और माँ ने उसकी बात सुनकर समझी थी। अब यहाँ पर दूसरे उदाहरण में पर्ची पर लिखकर अखबार मंगवाया तथा दुकानदार ने पर्ची लिखी हुई पढ़ी। इन बातों को पढ़कर सरस को अखबार दिया। बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचार को जानने का यही साधन भाषा कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति इशारों से भी अपनी बात को प्रकट करता है, लेकिन इशारों से समझाए जाने वाला यह भाषा भाव के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इशारों के हर भाव प्रकट नहीं किए जा सकते। क्या इशारों से हंसना प्रकट कर सकते हैं? इशारों से दुखी महसूस कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो सांकेतिक भाषा है उसे आधार नहीं प्राप्त। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा।
बोलने व सुनने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुंचते हैं उन्हें हम लिखित भाषा नहीं मौखिक भाषा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बोलना और सुनना है, लिखना और समझना नहीं है। क्या है इसमें? बोलना और सुनना। भाषण देते हुए अध्यापक या भाषण देते हुए मंत्री जी का उदाहरण मौखिक भाषा में है, क्योंकि वह मंच से आपको बोलकर कुछ बता रहे हैं और आप सुनकर उनकी बात को समझ रहे हैं, अर्थात वह एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरा, फोन पर बात करना। जब फोन पे बात हो रही है तो वह बोलकर ही होगी, अर्थात वह भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा, लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव विचार हम तक पहुंचते हैं उन्हें हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना और नोटबुक में लिखता हुआ लड़का, ये सभी एक लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हमारे संसार में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। भारत देश में भी, एक देश में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में राज्य विशेष की एक भाषा होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। उसी तरीके से जैसे जापान में जापानी बोली जाती है, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी जो भाषा है, वह सभी देशों में बोली जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर राज्य विशेष में राज्य विशेष की भाषा बोली जाती है। हमारे देश को इसीलिए ही विविधताओं से भरा देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कहावत भी चलती है। एक कहावत है यहाँ पर, एक कोस कोस में बदले वाणी, चार कोस पर बदले पानी। यहाँ पर हर एक कोस में पानी में और भाषा में परिवर्तन देखा जाता है। अब है अगला हमारा लिपि। लिपि क्या है? हम जो भाषा बोलते हैं उसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। वही चिन्ह लिखित रूप लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। हर एक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा को लिखने के लिए हमें देवनागरी लिपि का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। वैसे आपको एक बात पता है कि संस्कृत को ही हिंदी की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी की जननी, अर्थात हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। आइए इस लिपि को जानते हैं। सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ अलग अलग निश्चित चिन्ह किए गए हैं, जिसके द्वारा से सब अपनी बात अपनी भाषा में लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार से हैं। हिंदी, संस्कृत और गुजराती की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। उर्दू की फारसी और बंगाली की बांग्ला लिपि है। अब आता है व्याकरण। अपनी बात समझने के लिए जब कुछ बोलते या लिखते हैं तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हमें कुछ अपनी बात बतानी है तो या तो हम लिखकर बताएंगे या फिर बोलकर बताएंगे। तो इन वाक्यों का हम क्या करते हैं? प्रयोग। बोलने में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्द से बनते हैं और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। वर्णों का परस्पर मेल शब्द बनाता है और शब्दों का परस्पर मेल वर्ण बनाता है। किसी भी वर्ण को कहीं भी रख देने से शब्द नहीं बनता, उसका क्रम निश्चित होता है। अगर उसे क्रम में नहीं रखा जाए तो वह शब्द नहीं कहलाता। जैसे कमल एक शब्द है,
3 वर्णों का शब्द है। अगर इन वर्णों को हम सही से नहीं लगाए, म क ल कर दे, तो वह शब्द नहीं बनेगा। इसी प्रकार वाक्य में शब्दों को कहीं भी रख देने से वाक्य नहीं बनता। जैसे है लड़की सीता सुंदर एक, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि इनमें शब्दों को सही क्रम से नहीं लगाया गया। वाक्य सही हमें अर्थ नहीं दे रहा। यदि हम कहें सीता एक सुंदर लड़की है, तो वह सही है, क्योंकि बात हमें समझ में आ जाती है। शब्द या वाक्य का रूप, अर्थ का प्रयोग ठीक से है या नहीं, इसकी जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से ही मिलती है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करने से भाषा शुद्ध रूप से बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण हमें इन नियमों का ज्ञान कराती है। किन नियमों का? कि जिन नियमों का पालन कर हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से लिख और बोल दोनों सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से बोल, लिख और पढ़ सकते हैं। वह किसका? शुद्धिकरण। एक संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्याकरण का अर्थ है शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण? भाषा का शुद्धिकरण व्याकरण के द्वारा किया जा सकता है। तो आइए इस पाठ को हम संक्षेप में दोहराते हैं। पहला, इस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ लेते हैं, वह माध्यम भाषा है। दूसरा, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से ज्ञान कराता है। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।